चलिए सबसे पहले बात करेंगे पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट मीटिंग की। तो आज पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की अहम बैठक होगी। दोपहर 1:30 बजे सचिवालय में मीटिंग होगी और मीटिंग में कई प्रस्ताव पर मोहर लग सकती है। इन्वेस्टर समिट के मद्देनजर प्रस्ताव आ सकते हैं और इसके साथ ही सर्विस सेक्टर पॉलिसी पर भी मोहर लग सकती है। जमीन की ऑनलाइन रजिस्ट्री की व्यवस्था का प्रस्ताव के साथ ही एमएसएमई, वन, शिक्षा विभाग और साथ ही ऊर्जा विभाग से भी प्रस्ताव आ सकते हैं जिन पर आज मुहर लग सकती। तो आज की कैबिनेट बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है जिसमें कई ऐसे प्रस्ताव जिन पर मुहर लगने की उम्मीद है। और ज्यादा जानकारी के साथ में सुनील अप्रभा जुड़ गए हैं। सुनील, कैबिनेट की बैठक को लेकर क्या कुछ कयास और वो कौन से महत्वपूर्ण प्रस्ताव जिन पर आज मुहर लग सकती है? देखिए, एक हफ्ते भर के अंदर धामी कैबिनेट की आज दूसरी मीटिंग होने वाली है। आपको ध्यान होगा कि दिसंबर में उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन है और सरकार की कोशिश है कि इसमें अधिक से अधिक इन्वेस्टर्स को बुलाया जाए। इसके लिए सरकार अपने जो विभिन्न डिपार्टमेंट है उनकी पॉलिसी में सरलीकरण कर रही है, उनकी पॉलिसी को लचीला बना रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स उत्तराखंड की ओर आए, उनको यहाँ पर कोई दिक्कत न हो इन्वेस्ट करने में। इसी के मद्देनजर आज जो तमाम पॉलिसियां हैं, खासकर सर्विस सेक्टर जिस पर सरकार का फोकस भी है कि वो सर्विस सेक्टर को यहाँ पर बढ़ावा देना चाहती है ताकि अधिक से अधिक रोजगार यहाँ पर जनरेट हो। तो आज सर्विस सेक्टर की पॉलिसी मेन आकर्षण रहेगा कैबिनेट का। ये माना जा रहा है कि ये प्रस्ताव आज कैबिनेट में लाया जा सकता है क्योंकि लंबे समय से ये प्रस्ताव लंबित है। इसके अलावा विभिन्न डिपार्टमेंट, चाहे वो ऊर्जा हो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, इससे जुड़ी हुए विभिन्न प्रस्ताव आज कैबिनेट में आ सकते हैं। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। इन्वेस्टर समिट के कार्यक्रम में शामिल होंगे पुष्कर सिंह धामी। रियल एस्टेट डेवलपर के साथ मीटिंग करेंगे सीएम। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर ये मीटिंग हो रही है। 11:15 बजे एक होटल में ये मीटिंग होगी जिसमें पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे और इस मीटिंग में शामिल होंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर ये बैठक है और 11 बजे लगभग 11:15 बजे बताया जा रहा है जब इस मीटिंग की शुरुआत होगी। और एक तरह से उत्तराखंड की आर्थिक व्यवस्था पर भी कह सकते हैं जोर देने की कोशिश होगी रियल एस्टेट डेवलपर के साथ, क्योंकि मीटिंग होगी तो बहुत से ऐसे निवेशक हैं जो उत्तराखंड में इंटरेस्ट रखते हैं जिनसे पुष्कर सिंह धामी बातचीत करेंगे, आज चर्चा करेंगे। सीएम के कार्यक्रम में शामिल होने की खबर है और उनसे बातचीत भी कर सकते हैं पुष्कर सिंह धामी। देहरादून में आज सीएम धामी विद्या समीक्षा केंद्र का लोकार्पण करने के साथ ही प्रदेश के 142 पीएम श्री स्कूल और साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस हॉस्टल का शिलान्यास करेंगे। इस दौरान कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहेंगे। तो 142 पीएम श्री स्कूल का शिलान्यास आज पुष्कर सिंह धामी करेंगे और इस कार्यक्रम में सीएम के साथ में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल होंगे। उद्घाटन माननीय केंद्रीय मंत्री द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया जाना है। ये राइजिंग इंडिया स्कूल्स हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ये सोच रही है कि हम हर स्टेट में राइजिंग इंडिया स्कूल्स बनाएंगे। तो प्रथम चरण के हमारे विद्यालय हैं, इनको हम चालू करेंगे। और इसी प्रकार से सरकार का एक बहुत बड़ा सपना था कि हम लोग जो डिसएडवांटेज जो ग्रुप्स हैं उसके लिए हम लोग कुछ हॉस्टल्स खोलें। तो हॉस्टल्स हमारे कुछ चल रहे हैं, अभी टनकपुर है, श्रीनगर है और गदरपुर में है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की ताबड़तोड़ बैठकें होंगी और आज टिहरी लोकसभा की बैठक होगी। बुधवार को नैनीताल लोकसभा को लेकर हल्द्वानी में बैठक होगी। आज की बैठक में प्रदेश पदाधिकारी, विधायक, जिलाध्यक्ष और महामंत्री भी मौजूद रहेंगे। बैठक में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहेंगे और इस मीटिंग में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहेंगे। तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन किया जाएगा। कुल 5 लोकसभा की सीटें हैं उत्तराखंड में और इन्हीं सीटों पर मंथन किया जाएगा कि और कैसे बीजेपी अपनी पैठ बढ़ाना चाहती है। इसको देखकर भी खास माना जा सकता है इस बैठक को। धर्मेंद्र प्रधान यहां पर मौजूद रहेंगे। मिशन 2024 को लेकर बीजेपी ताबड़तोड़ बैठकें कर रही है और इसी सिलसिले में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये बैठक होगी। आज टिहरी लोकसभा से शुरुआत होगी और धीरे धीरे कर आगे दूसरी लोकसभा सीटों पर बैठकें होते रहेंगी।
भारती सकलानी मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ गई हैं। भारती, मिशन 2024 के मद्देनजर अलग अलग लोकसभाओं में बैठक हो रही है। इस बैठक का मेन एजेंडा क्या होगा? इसमें कितने लोग शामिल होंगे? देखिए, मेन एजेंडा की आपने बात पूछी तो लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जीतकर उत्तराखंड से कैसे दी जाए, यही मेन मकसद है। और आज इसी को लेकर टिहरी लोकसभा से संबंधित जो मीटिंग है वो देहरादून में होने जा रही है। इसके अलावा 13-14 तारीख को भी अलग अलग लोकसभा सीटों को लेकर मीटिंग होगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री, जैसा कि आपने अभी खुद बताया कि वो मौजूद रहेंगे इस मीटिंग में और उनका मार्गदर्शन भी मिलने वाला है। इसके अलावा पार्टी के तमाम पदाधिकारी, विधायक, सांसद वो भी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। और कैसे मिशन लोकसभा जीता जाए, देखिए इससे पहले बागेश्वर उपचुनाव में लगी हुई थी बीजेपी, उसको अब जीत लिया है। उसके बाद अगला मिशन यही है कि लोकसभा चुनाव में कैसे बीजेपी जीत दर्ज करे, और उसी को लेकर आज एक होटल में ये मीटिंग बीजेपी करने जा रही है। ठीक है भारती, लेकिन ये बताइए कि वो कौन से मुद्दे रहने वाले हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा इलेक्शन में जोर देने वाली है? क्योंकि उत्तराखंड में अगर जनता के मुद्दों की बात करें तो वो थोड़े अलग हैं। ऐसे में किस तरह के मुद्दों को जनता के सामने रखकर वोट लेने की अपील की जा सकती है? देखिए, पहले तो केंद्र ने जो काम किए हैं उनको ही प्रोजेक्ट आगे बीजेपी कर रही है। इसके अलावा फिर लोकसभा सीटों पर जो काम किए गए हैं वहां पर क्या क्या समस्याएं हैं और किन बातों को आगे पहुंचाना है, ये तमाम मुद्दे हैं जो पिछले 5 साल के काम रहे हैं बीजेपी के द्वारा उस सीट पर। उन तमाम बातों को जनता के सामने रखा जाएगा। इससे पहले आपने देखा होगा कि जेपी नड्डा जब उत्तराखंड के दौरे पर आए थे, जब वो हरिद्वार में, तब उन्होंने यहाँ पर मीटिंग की थी। तब सब तमाम सांसद यहाँ पर मौजूद रहे थे। कोर ग्रुप की मीटिंग उन्होंने यहाँ पर ली थी और उसमें यही एजेंडा तय किया गया था कि सांसद अपने अपने क्षेत्रों में जाए, वहां पर भ्रमण करें। आपदा की जो स्थिति आई बरसात के दिनों में उत्तराखंड में, वहां पर प्रवास करें, क्षेत्रों में प्रवास किया जाए, लोगों की समस्याओं को वहां पर सुना जाए। तो ये तमाम टिप्स यहां पर देकर गए। इससे पहले बीएल संतोष यहां पर आए थे। तो लगातार बीजेपी का यही फोकस है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कैसे तैयारियों को पूरा किया जाए। और इसी कड़ी में आज टिहरी लोकसभा के मद्देनजर ये मीटिंग बीजेपी करने जा रही है और इसी आगे भी इसी तरीके से अलग अलग सीटों को लेकर मीटिंग्स होंगी। बहुत शुक्रिया भारती, जानकारी साझा करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव से पहले बीजेपी हरिद्वार लाना चाहती है और हरिद्वार से हिंदुत्व का मैसेज देने के साथ ही किसानों को साधना चाहती है। पर कांग्रेस को लगता है कि अब बीजेपी का कोई कार्ड कामयाब नहीं होने वाला है। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 2014 में दिल्ली में सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ, बद्रीनाथ, देहरादून, रुद्रपुर, रामनगर आ चुके। अगले महीने प्रधानमंत्री मोदी दूसरी बार पिथौरागढ़ आने वाले। पर 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार हरिद्वार लाना चाहती है। हिंदुत्व के गढ़ कहे जाने वाले हरिद्वार में गंगा आरती का प्लान है, तो बीजेपी की कोशिश यूपी बॉर्डर से लगे इस जिले में किसानों को साधने की भी है। वजह ये कि सबसे ज्यादा 11 सीटों वाले हरिद्वार में बीजेपी विधानसभा चुनाव में कमजोर पोजीशन में रही। तब 5 विधायक कांग्रेस, 2 विधायक बीएसपी और 1 निर्दलीय विधायक जीता। ऊपर से इस साल बरसात से हुई तबाही ने किसानों को बेहाल कर दिया। यही सब देखते हुए बीजेपी चाहती है कि चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार हरिद्वार जरूर आए। भी है तो मुझे बताते हो कि प्रधानमंत्री जी बहुत जल्दी हमारे पिथौरागढ़ जनपद के सीमांत क्षेत्र में आने वाले हैं। नारायण आश्रम है, उसमें उनका आगमन होगा। जब कोई भी राष्ट्रीय नेतृत्व पहुंचता है तो स्वाभाविक रूप से राज्य को उससे कुछ न कुछ लाभ होता है। तो दोनों विषयों के आधार पर प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने की तैयारी में है। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती फिलहाल 5 लोकसभा सीट जीतना है और इसके लिए बीजेपी हर दांव चलने को तैयार है। वहीं बागेश्वर में हार के बावजूद कांग्रेस का कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है। कांग्रेस की माने तो हरिद्वार में किसानों को समझाने के लिए बीजेपी चाहे जो भी कुछ कर ले, किसान कांग्रेस के हाथ से छिटकने वाले नहीं हो सकता, क्योंकि कांग्रेस के समय में जब आपदा आई थी और इतनी भीषण नहीं थी, तब 15 से 16 हजार रुपया लोगों को मुआवजा दिया गया था। और इतनी भीषण, जिसको लोग कह रहे हैं कि 50 साल बाद इस तरह की बाढ़ आई है, 1000-1500 रुपया किसानों को मात्र दिया गया है। और जो वैसा नुकसान है उसका आकलन नहीं है, दुकानों का जो नुकसान है उसका आकलन नहीं है।
तो अब किसान ठगे जाने वाले नहीं हैं। बीजेपी के लिए इस वक्त हरिद्वार अहम सीट बन गई है। 7 तीर्थों में एक हरिद्वार में प्रधानमंत्री को लाकर बीजेपी जहां हिंदुत्व का संदेश मजबूत करना चाहती है, तो वहीं किसानों को साथ कर 2024 चुनाव से पहले माहौल ठीक करना चाहती है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। उत्तराखंड में डेंगू का लगातार प्रकोप बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में डेंगू के 52 नए मरीज सामने आए हैं। अब राज्य में डेंगू मरीजों का आंकड़ा 1182 पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में राजधानी देहरादून में 27 नए मामले आए हैं सामने और देहरादून में अगले 4 दिन तक महाअभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत में डेंगू के हॉटस्पॉट बन रहे इलाकों से अभियान की शुरुआत की जाएगी। डेंगू के 5 स्ट्रेन में सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला D2 स्ट्रेन ही इस बार विकराल रूप में सामने आ रहा है। स्वास्थ्य विभाग की चिंता यह है कि डेंगू का ये स्ट्रेन लक्षण होने के बावजूद टेस्ट रिपोर्ट में नेगेटिव आ रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हर 3 साल में मारामारी के तौर पर सामने आने वाला डेंगू इस बार उत्तराखंड में विकराल रूप ले चुका है। रोजाना डेंगू मरीज सामने आ रहे हैं। निजी से लेकर सरकारी अस्पताल में डेंगू के वार्ड फुल हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार डेंगू के 5 स्ट्रेन में से D2 स्ट्रेन सबसे घातक रूप में दिख रहा है। कई मरीज ऐसे हैं जिनमें साधारण लक्षण डेंगू के हैं, लेकिन उनकी टेस्ट रिपोर्ट फिर भी नेगेटिव आ रही है। डॉक्टरों का मानना है कि D2 स्ट्रेन इतना एक्टिव है कि 36 घंटे से पहले रिकॉर्ड भी नहीं आता है और जो लोग बुखार आने की तुरंत बाद टेस्ट करवा रहे हैं, उनकी रिपोर्ट ज्यादातर बार नेगेटिव ही आ सकती है। देखिए, 2 चीज़ है। डेंगू का अगर किसी को है तो अगर इसमें ड्यूरेशन के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। कई बार क्या होता है, विदिन 24 आवर्स फीवर के अगर कोई टेस्ट कराता है तो चांसेस रहते हैं कि नेगेटिविटी के चांसेस काफ़ी रहते हैं उसके अंदर। पर जैसे अगर आप 36 to 48 आवर्स 2 दिन के बाद में कराए तो उससे पॉजिटिविटी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं डेंगू के। 3-4 साल में एक बार डेंगू अपना खतरनाक रूप लेता है और जो हमारी लैब ने पाया है तो इसमें कि ये D2 इसका स्ट्रेन है जो काफ़ी घातक होता है बाकी और 3 स्ट्रेन के मुकाबले। ऐसे में डॉक्टर्स के सामने भी असमंजस की स्थिति है, क्योंकि टेस्ट रिपोर्ट को देखकर समझ नहीं पा रहे कि मरीज डेंगू का है या फिर वायरल का। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। वो फील्ड में तैनात और कहा गया है कि वो फील्ड में रह करके ही काम करें। इसको कैसे कंट्रोल में किया जाएगा? अभी प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं इसको लेकर? विशाल, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल। देखिए, अभी 4 दिन का महाअभियान जो है वो स्वास्थ्य विभाग चलाने जा रहा है, जिसमें आर राजे जो कि स्वास्थ्य सचिव हैं वो पूरा मोर्चा संभाले हुए हैं। उन्होंने साफ निर्देश अधिकारियों को दे दिए हैं कि वो फील्ड में रह करके काम करें और जहां पर भी लार्वा पाया जा रहा है उसको तुरंत नष्ट करें और साथ ही घरों पर जाकर के लोगों को जागरूक करने का काम करें। क्योंकि देखिए, प्रदेश में 24 घंटे में 52 नए मामले डेंगू के सामने आए हैं और आंकड़ा बढ़कर के 1182 पहुंच गया है। यानी कि दिनों दिन जो मरीज हैं वो डेंगू के बढ़ रहे हैं और ऐसे में 13 लोग ने देहरादून में जान गंवाई, जबकि 15 लोग पूरे प्रदेश में अभी तक डेंगू से जान गंवा चुके हैं। और देहरादून का जो रायपुर क्षेत्र है वहां पर तेजी से जो डेंगू है वो पनप रहा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि प्रदेश में जो तेजी से मामले बढ़े हैं वो कहीं ना कहीं अब लोगों को डरा रहे हैं। और जो D2 स्ट्रेन है जो कि काफी घातक माना जा रहा है, क्योंकि डॉक्टर भी उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि लगातार जब ये इस तरह के मामले आ रहे हैं तो जब मरीज वहां अस्पतालों में पहुंच रहे हैं तो उनको ब्लडिंग होनी शुरू हो जा रही है। किसी को नाक से ब्लड आ रहा है, किसी को मुंह से ब्लड आ रहा है। तो कहा जा सकता है जो D2 स्ट्रेन है ये काफी घातक है, क्योंकि जो डेंगू के 4 वेरिएंट हैं उसमें से सबसे घातक भी इसको माना गया है। और जैसा कि देखिए, अभी हम अपने दर्शकों को रिपोर्ट के माध्यम से भी दिखा रहे थे कि कैसे 24 घंटों के अंदर डेंगू को पकड़ना कितना मुश्किल हो पा रहा है, क्योंकि डॉक्टर्स ही नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर रिपोर्ट में डेंगू नेगेटिव है और रियल में वो पॉजिटिव सिम्टम्स आ रहे हैं, प्लेटलेट्स डाउन हो जा रही हैं। तो कहा जा सकता है कि डेंगू के जो स्ट्रेन है वो काफी खतरनाक है। राजधानी देहरादून में हालत बद से बदतर होते जा रहे हैं और प्रशासनिक टीमें कंट्रोल करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन लेट लतीफी के चलते और विभागों की लापरवाही के चलते अब ये इतना बढ़ गया है डेंगू कि इसको कंट्रोल कर पाना काफी चुनौती भरा हो जा रहा है। जी बिल्कुल विशाल, और ये प्रशासन के सामने भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस तरह से मरीज आगे बढ़ते जा रहे हैं ऐसे में स्वास्थ्य विभाग भी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।
देहरादून से बड़ी खबर है। क्रिकेटर सुमित जुयाल को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। उत्तराखंड की सीनियर टीम कैंप का हिस्सा सुमित जुयाल था और युवती को सुसाइड के लिए उकसाने के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। साल 2017 में थाना क्लेमन टाउन में मुकदमा दर्ज किया गया था और युवती ने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। अब इस मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्रिकेटर सुमित को 10 साल की सजा सुनाई गई है। देहरादून के रजिस्ट्रार ऑफिस में हुए जमीनी दस्तावेजों में छेड़छाड़ मामले का मुख्य आरोपी केपी सिंह को पुलिस ने बी वारंट पर सहारनपुर से पुलिस देहरादून लेकर आई है। साथ ही पुलिस ने आरोपी केपी सिंह से पूछताछ के लिए कस्टडी रिमांड भी मांगा था, जिस पर सीजीएम देहरादून ने आरोपी की 4 दिनों की पुलिस कस्टडी रिमांड दी है। पुलिस अब मंगलवार से आरोपी से पूछताछ शुरू करेगी। साथ ही आरोपी केपी सिंह को उसके सहारनपुर के ठिकानों पर भी लेकर जाएगी। मामले में एसएसपी देहरादून का कहना है कि आरोपी से पूछताछ के बाद कई अन्य लोगों की अरेस्टिंग होना तय है, क्योंकि रजिस्ट्रार ऑफिस में केपी सिंह का ही बोलबाला था। के संबंध में हमने रिक्वेस्ट किए थी कोर्ट से, उसमें बहस हो गई है और संभवतः इसमें पीसीआर पुलिस को मिल जाएगा और पीसीआर फिर पूछताछ करेंगे। पूछताछ करने पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इनसे मिलने की उम्मीद है, क्योंकि पूरे घटनाक्रम में ये मास्टरमाइंड है। हरिद्वार के बैरागी कैंप क्षेत्र में बुजुर्ग की हत्या से सनसनी मच गई। कनखल थाना क्षेत्र स्थित निजी आश्रम में बुजुर्ग अशोक चड्ढा का शव लहूलुहान हालत में मिला है और बुजुर्ग की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस रंजिश, लूट जैसी सभी पहलुओं की जांच कर रही है। कैंप एरिया है, यहाँ पर डॉक्टर अशोक चड्ढा जी रहते थे। यहाँ बीच बीच में आते थे, इनका आवास अन्य जगह भी है। यहाँ पर सुबह आ जाते थे और जनरली शाम को अपने घर वापस चले आते थे, क्योंकि आवास यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर कुछ दिनों से उन्होंने किराएदार भी रखा था, जो अभी यहाँ पर नहीं है, और इनकी गला काटकर हत्या करने का भी जो मिला है बॉडी के एग्जामिनेशन से, तो ऐसा लगता है कि जो यहाँ पर किराए पर रह रहा हो, कहीं उसने कोई आपराधिक वारदात को अंजाम ना दिया हो। देहरादून पुलिस ने एक ऐसी हत्या का खुलासा किया है जिसके तार पश्चिम बंगाल, नेपाल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड से जुड़े हैं। आखिर क्या है ये पूरा मामला, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। शनिवार की देर रात को हुए हत्याकांड ने देहरादून के रायपुर के सोडा सरोड़ी इलाके में सनसनी फैला दी थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जैसे ही छानबीन शुरू की तो हत्या करने वाला जम्मू का रहने वाला रामेंदु निकला। हैरानी की बात यह है कि रामेंदु उपाध्याय देहरादून के क्लेमन टाउन आर्मी कैंप में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर तैनात है। पुलिस के अनुसार रामेंदु जब पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में तैनात था तो उसकी मुलाकात नेपाल मूल की रहने वाली श्रेया से एक नाइट क्लब में हुई। दोनों में जल्द ही प्यार हो गया, लेकिन आरोपी पहले से ही शादीशुदा होने के चलते श्रेया से शादी नहीं कर पाया और श्रेया के लगातार दबाव बनाने के चलते आरोपी ने शनिवार को युवती को मौत के घाट उतार दिया। इस महिला का जो नाम जो है, जो मृतका है, वो श्रेया उर्फ सुमित्रा, और ये नेपाली मूल की महिला है और ये सिलीगुड़ी में बार डांसर थी। और जब अभियुक्त जो रामेंदु उपाध्याय है, ये लेफ्टिनेंट कर्नल है आर्मी में, इनका यूनिट जो है क्लेमन टाउन में है। पुलिस ने हत्या की आशंका पहले ही जताई थी और इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों और महिला द्वारा पहने गए ब्रांडेड कपड़ों की मदद से पुलिस ने पूरी घटना का खुलासा किया। महिला कुछ दिन पहले ही देहरादून पहुंची थी। वारदात के दिन रामेंदु की गाड़ी देर रात सीसीटीवी में दर्ज हुई, जिस पर पुलिस ने लेफ्टिनेंट कर्नल रामेंदु से पूछताछ की और उसने अपना पूरा सच बता दिया। वहीं इनके आपस में दोस्ती हुई, अंतरंग संबंध बने। जब इसकी शादी हो गई तो ये शादी के बाद जब इसका ट्रांसफर पिछले इसी जुलाई में जब इसका ट्रांसफर यहाँ होके आया, ये अपना परिवार को लेके आया, तो पीछे पीछे जो है महिला भी आ गई और ये महिला बेसिकली इसके ऊपर शादी का दबाव बना रही थी
और इसको बदनाम करने की धमकी भी देती थी। पुलिस अब नेपाली मूल की रहने वाली मृतका श्रेया के परिजनों से भी संपर्क करने जा रही है, क्योंकि युवती सिलीगुड़ी में एक बार डांसर थी। कई युवती ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार तो नहीं थी, साथ ही सिलीगुड़ी पुलिस से भी महिला की जानकारी जुटाने में पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट। रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा की एक बहन ने दूसरी बहन और जीजा के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। मामला प्रॉपर्टी विवाद से जुड़ा हुआ है, तो वहीं एसपी देहात का कहना है कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और जांच के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। मामला विधायक के परिवार से जुड़ा हुआ है, तो पूरे शहर में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। उनके द्वारा कथित किया गया है कि उनकी बहन और उसके पति के द्वारा उनके भाई के साथ दबाव बनाकर पैसे ऐंठने की कोशिश की जा रही है। इस संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। रुद्रप्रयाग के सुमाडी भरदार का रहने वाला सेना में जवान प्रमोद जगवान पिछले 10 दिन से लापता चल रहा है। प्रमोद चौथी गढ़वाल राइफल में बतौर सिपाही सेवाएं दे रहा था और इन दिनों छुट्टी लेकर घर आया था, लेकिन 30 अगस्त से वो लापता है। परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी है। फिलहाल प्रमोद का अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है। टिहरी में कैप्टनी नैनबाग रोड भारी लैंडस्लाइड के चलते देर शाम को ही बंद हो गया, जिसके चलते रोड पर रात के लिए ट्रैफिक को पूरी तरह से रोक दिया गया। तो वहीं ट्रैफिक को विकास नगर, कालसी, मसूरी बैंड और साथ ही कई और रास्तों की तरफ डायवर्ट किया गया। टिहरी में श्रीनगर रोड पर डेंजर जोन बन गया है, जो खौफ का सबब बना हुआ है। इन सब के बीच में एनएच विभाग और जिला प्रशासन पर अनदेखी के आरोप लग रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। नई टिहरी श्रीनगर रोड पर गोदमू गांव के ऊपर पहाड़ी से भारी भूस्खलन खतरा बना हुआ है। कई बार पहाड़ी से पत्थर सड़क पर गिर रहे हैं, जो बड़े हादसे होने का सबब बन सकते हैं। वहीं लोगों ने प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया है। लोगों का कहना है कि पहाड़ दरक रहा है, लेकिन सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं और प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। ये जो पहाड़ यहाँ से दरक रहा है, इसकी कई बार हम शिकायत जिला प्रशासन से कर चुके हैं और एनएच से भी कर चुके हैं, लेकिन किसी कानों में जू नहीं रेंगती है। सिर्फ इनको लिपापोती के काम नजर आते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं सिर्फ लिपापोती से पैराफिट बन रहे हैं, लेकिन ये जो पहाड़ दरकता हुआ पहाड़ है किसी को नजर नहीं आ रहा। ये उस दिन नजर आएगा जिस दिन यहाँ पर कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। ये देख रहे हैं आप, ये एनएच है। शासन से, प्रशासन से, नेशनल हाईवे वालों से गुजारिश करूंगा कि इस जो है पहाड़ को दरकते हुए पहाड़ को तुरंत यहाँ से हटाया जाए। ये सभी लोग देख रहे हैं, उसने अपनी जगह छोड़ दी है, तो मैं चाहता हूँ कि चंबा वाली घटना यहाँ पे ना हो। नई टिहरी श्रीनगर एनएच में रात दिन ट्रैफिक के साथ ही पैदल यात्री और स्कूली बच्चे भी गुजरते हैं और पहाड़ का एक हिस्सा धीरे धीरे टूट रहा है। वहीं डीएम जियोलॉजिकल सर्वे की बात कर रहे हैं। तत्काल जियोलॉजिस्ट को दिखवाया जाएगा और हम चंबा में भी एक जियोलॉजिकल स्टडी कराई है उस क्षेत्र की, और ऐसे जितने भी क्षेत्र अगर है जहाँ पर बारिश के बाद भूस्खलन की स्थिति बन रही है या फिर पीछे पानी का रिसाव होने के कारण या जमीन खोखली होने के कारण गिरने की संभावना है, तो तत्काल उसको जियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। डीएम सर्वे के बाद समस्या के समाधान का दावा कर रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि पहाड़ी दरकने से बने खतरे से लोगों को कब तक निजात मिलती है। टिहरी से न्यूज़ 18 के लिए सौरभ सिंह की रिपोर्ट। उत्तराखंड में एक बार फिर से बारिश का दौर चल रहा है, तो वहीं आज के लिए बारिश का तेज अलर्ट जारी किया गया। 8 जिलों के लिए तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग के साथ ही चमोली, बागेश्वर और नैनीताल, अल्मोड़ा के साथ पिथौरागढ़ में भी बारिश का अलर्ट है और पहाड़ में 14 सितंबर तक बारिश का दौर जारी रहेगा। तो वहीं बारिश के चलते प्रदेश में अभी तक 12,000 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है, जबकि प्रदेश भर में 109 सड़कें बंद है और 93 मोटर पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। और यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।